किस्सा है बिहार के पटना का और बात है 1999 की। पटना पुलिस को मिली एमएलए क्वार्टर में एक कार पार्क, उस कार के अंदर से मिली 2 लाशें। उन दोनों लाशों को देखते ही पुलिस का कहना था कि इन दोनों ने आत्महत्या करी है। कहानी ये सामने आई कि दोनों प्यार में थे, लेकिन शायद दोनों के परिवार ना मानते और दोनों के साथ में रहने की इच्छा पूरी ना होती, इसीलिए इन दोनों ने सुसाइड कर लिया। पर अगर मामला सुसाइड का ही था तो आज मैं उसे यहाँ डिस्कस क्यों कर रही हूँ? ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी ये बात सिंपल नजर आ रही है, या जितनी सिंपल इसे बताया गया था पटना पुलिस के द्वारा और साथ में सीबीआई के द्वारा। शिल्पी जैन नाम की एक लड़की थी जो कि पटना में रहती थी। वहीं उनकी पहचान हुई गौतम सिंह नाम के एक व्यक्ति से जो कि अपना पॉलिटिक्स में करियर जमाना चाहते थे। शिल्पी और गौतम दोनों ही बहुत अच्छे परिवारों से आते थे। शिल्पी के पिता जहां बिजनेसमैन थे पटना में, वहीं गौतम के पिताजी एक डॉक्टर थे और सेटल्ड थे लंदन में अपने पूरे परिवार के साथ में। क्योंकि गौतम पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते थे, उन्होंने चूज किया कि क्यों ना वो पटना में रह करके ही अपना पॉलिटिकल करियर बनाए। गौतम के पिताजी लालू यादव यानी कि उस समय के बिहार सीएम के बहुत अच्छे मित्र थे, जिसके कारण गौतम का पॉलिटिकल करियर आसानी से बनता हुआ नजर आ रहा था। और इसीलिए गौतम ने चूज भी यही किया कि क्यों ना पटना में रहें, अपनी नेता नगरी जमाई जाए। और बहुत जल्दी वो इस पॉलिटिकल करियर में आगे भी बढ़ने लगे। उसी बीच में लालू यादव को चारा घोटाला के लिए जेल में डाल दिया गया। अब उनकी पत्नी को वहां का सीएम बना दिया गया, यानी कि राबड़ी देवी अब सीएम बन चुकी थी। ऑब्वियस सी बात थी कि राबड़ी देवी शायद अकेले पूरी की पूरी सरकार या प्रदेश को ना चला पाती, इसीलिए उनकी सहायता करने के लिए उनके भाई आए सामने, जिनका नाम था साधु यादव। अब साधु यादव और गौतम सिंह दोनों साथ साथ अपना पॉलिटिकल करियर तराश रहे थे। साधु यादव जो कि ऑलरेडी एमएलसी थे, उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल था बिहार की सरकार के ऊपर। थे तो वो सिर्फ एमएलसी ही, लेकिन उनका सत्ता पर काबू उस प्रकार था जिस प्रकार एक सीएम का होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी कि राबड़ी देवी फ्रंट पेज पे जरूर दिखती थी, लेकिन बैक एंड पे पूरी सरकार चलाने के लिए साधु यादव ही जिम्मेदार थे। साधु यादव बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब मैं क्यों साधु यादव की बात कर रही हूँ ये भी आपको इवेंचुअली पता चल जाएगा। खैर, वापस आते हैं पुराने 2 पात्रों पे, यानी कि शिल्पी जैन और आपके गौतम सिंह के ऊपर, जो इस पूरे केस में विक्टिम भी हैं, जिनकी लाशें पाई गई थी एमएलए क्वार्टर्स में। गौतम और शिल्पी अपनी पहली मुलाकात से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, दोस्त बन गए। दोस्त के बाद में दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चालू हो गया और फिर क्या था, दोनों ने शादी का प्लान कर लिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका ये शादी का सपना पूरा नहीं हो पाया। शिल्पी जैन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी कॉलेज से और उसके बाद में कंप्यूटर कोर्स में एनरोल कर रही थी। उसी कंप्यूटर क्लासेस के लिए वो एक दिन रिक्शा से अपनी कंप्यूटर क्लासेस तक जाने के लिए निकली घर से। जब वो घर से निकली तो रिक्शा को बीच रास्ते में एक व्यक्ति ने रोक दिया। उन्होंने शिल्पी से कहा, कहाँ जा रही हो? शिल्पी ने उन्हें बड़े आराम से बता दिया कि मैं अपने कंप्यूटर क्लासेस के लिए जा रही हूँ। उन्होंने कहा, चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। शिल्पी बहुत ही आराम से सहजता से उनकी गाड़ी में जाकर के बैठ गई। अब किसी अनजान व्यक्ति की गाड़ी में आप जाकर के क्यों बैठेंगे? ये व्यक्ति अनजान नहीं थे, ये गौतम के ही एक दोस्त थे जिन्हें शिल्पी पहले से जानती थी। इसीलिए वो आराम से उनकी गाड़ी में जाकर के बैठ गई। गाड़ी काफी लंबे समय तक सही रास्ते पर चलती रही, यानी कि कंप्यूटर क्लासेस की ओर चलती रही। लेकिन उसके बाद में गाड़ी ने ले लिया एक डाइवर्जन, जिसकी वजह से शिल्पी भी थोड़ा सा घबरा गई। शिल्पी ने पूछा कि ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो रास्ता मेरी क्लासेस का नहीं है। तो जो व्यक्ति गाड़ी चला रहे थे उन्होंने जवाब दिया कि हम अभी यहाँ से थोड़ा डाइवर्जन ले रहे हैं क्योंकि तुमसे गौतम मिलना चाहते हैं और गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शिल्पी के पूछने पर कि गौतम कहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं, इस व्यक्ति ने जवाब दिया कि फुलवारी शरीफ में एक वाल्मी गेस्ट हाउस है जहां पर गौतम तुमसे मिलने के लिए बेताब बैठे हुए हैं और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा था। शिल्पी भी खुश हो गई कि चलिए गौतम से मुलाकात होगी। लेकिन जब शिल्पी वहां पहुंची तो वहां पर गौतम नहीं थे। वहीं दूसरी ओर गौतम को शायद पता चल चुका था कि शिल्पी को वाल्मी गेस्ट हाउस ले जाया जा रहा है। गौतम भी अपने घर से निकले और वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंचे। पहुंचने के बाद में जो हुआ वो शायद उनकी मौत का कारण था। पटना पुलिस के द्वारा या सीबीआई के द्वारा इस बात के बारे में तो कोई भी पुष्टि नहीं करी गई, लेकिन जो चर्चा थी या पटना में जो बातें चल रही थी वो क्लियरली ये बताती थी कि वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद में शिल्पी और गौतम दोनों के साथ ही भारी मारपीट करी गई। उसके बाद में शिल्पी के साथ में दुष्कर्म किया गया और उन दोनों की गला घोट करके हत्या कर दी गई। फिर उन्हीं की लाश को गौतम की गाड़ी में, जो कि एक व्हाइट कलर की मारुति जैन थी, उसमें डाल दिया और डाल करके उस गाड़ी को पार्क कर दिया गांधी मैदान के पास स्थित एमएलए बंगलो नंबर 12 के अंदर। फिर क्या था, 2 जुलाई की रात जब शिल्पी अपने घर नहीं लौटी तो उनके माता पिता ने परेशान होकर के उन्हें सब जगह ढूंढना चालू कर दिया। जब बहुत ढूंढने के बावजूद भी शिल्पी नहीं मिली तो उनके माता पिता ने मजबूरन पुलिस के पास जाकर के रिपोर्ट करी। पुलिस की रिपोर्ट में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। थोड़े समय बाद खबर आई कि गौतम भी मिसिंग है और गौतम का भी कोई अता पता नहीं है। अगले दिन 3 जुलाई 1999 को रात को 9 बजे पुलिस को एक खबर मिली
पुलिस पहुंची इसी बंगले में जहां पर कार पार्क थी। उस कार के अंदर से दोनों की लाश बरामद हुई। दोनों की लाश सेमी न्यूड हालत में पाई गई थी। पुलिस वहां पहुंची ही थी, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि साधु यादव और साधु यादव के लोग भी वहां पहुंच गए और हंगामा क्रिएट करने लगे। आज तक ये बात की पुष्टि नहीं हुई है कि साधु यादव के लोग वहां पर पहुंच करके हंगामा कर क्यों रहे थे, लेकिन इसी अफरा तफरी में पुलिस ने फटाफट से कार उठाई और उसे ले जाकर के पुलिस स्टेशन रख दिया। ये सही तरीका नहीं था कार ले जाने का, क्योंकि अगर आप एक ऐसी व्हीकल को ड्राइव करके ले जा रहे हैं जिसके अंदर से लाशें पाई गई हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं फोरेंसिक एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने जैसी है। क्योंकि अगर कोई था जो उस कार को वहां पर पार्क करके चला गया था, तो अब आपने स्टीयरिंग व्हील पे से उसके फिंगरप्रिंट्स गायब कर दिए हैं। अब आपने पूरे के पूरे क्राइम साइट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, और यही इस केस में भी हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया और बहुत ही अफरा तफरी में पूरा इन्वेस्टिगेशन चलने लगा, और फटाफट से इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती उससे पहले ही पुलिस ने ये घोषणा कर दी कि शायद इन दोनों के बीच में जो प्रेम प्रसंग था वो पूरे होने के चांसेस कम थे, इसलिए दोनों ने आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद पुलिस ने कहा कि नहीं, दोनों की मृत्यु जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि पॉइजनिंग से हुई है। साथ ही में पुलिस ने बहुत ही तेजी से इन दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। गौतम के माता पिता लंदन से लौटे भी नहीं थे, उससे पहले ही गौतम की अंतिम क्रिया कर दी गई। उसके अगले दिन शिल्पी का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं चौंका देने वाली थी कि एक ऐसा केस जहां पर ये समझ नहीं आ रहा है कि मृत्यु कैसे हुई है और सुसाइड सच में हुई है या नहीं हुई है, वहां पर आपने इतनी जल्दी पोस्टमार्टम, इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन और इतनी जल्दी अंतिम क्रिया करी क्यों? वो भी खास करके तब जब एक विक्टिम के पेरेंट्स पहुंचे भी नहीं थे उस जगह पर। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट से कोई भी खुश नहीं था। पटना में हाहाकार मच गया सरकार के विरोध में। पटना में लोगों का कहना था कि ये सब कुछ एक बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है। पुलिस ने पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज किया और कहीं ना कहीं साधु यादव का इसमें बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस के ऊपर सवाल उठ क्यों रहे थे? सबसे पहला कारण था कि पुलिस को पता कैसे चला कि कार वहां पर पार्क्ड है जहां से कार बरामद हुई थी। दूसरी बात, साधु यादव को कैसे पता चला कि कार एमएलए क्वार्टर्स में है और वो वहां पहुंचे कैसे, और आखिरकार उन्होंने वहां पर हंगामा क्यों किया? तीसरी बात थी कि अगर संदिग्ध अवस्था में दो लाशें मिली थी तो इतनी जल्दी उनकी अंतिम क्रिया क्यों करी गई, क्यों सही तरीके से उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया? चौथी बात थी लोगों के द्वारा प्रचलित, जहां पर लोग कह रहे थे कि शिल्पी जैन के फेस पर और बॉडी पर मार्क्स थे जूते से पिटाई के, और साथ ही में गौतम के शरीर पर भी निशान थे पिटाई के। तो फिर पुलिस ने इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कहा? और एक अंतिम बात जो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली थी और बहुत ज्यादा शक क्रिएट करने वाली थी, वो ये थी कि जब शिल्पी 2 जुलाई को अपने घर से निकली थी तो वो एक सफेद रंग के कुर्ते में थी, लेकिन जब उनकी लाश पाई गई तो उन्होंने गौतम की टी शर्ट पहनी हुई थी और गौतम वहीं पर निर्वस्त्र थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर दो लोग सुसाइड करने जाएंगे भी तो कपड़ों के बिना सुसाइड क्यों करेंगे? अब क्योंकि पूरी की पूरी जनता नाराज थी, रुष्ट थी और प्रोटेस्ट चल रहे थे, बिहार गवर्नमेंट को ये मामला ट्रांसफर करना पड़ा सीबीआई के पास में। सीबीआई ने शिल्पी की बॉडी से जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे उनको हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजा, जहां से ये रिपोर्ट आई कि शिल्पी के साथ में एक नहीं बल्कि मल्टीपल लोगों ने रेप किया था। इसी के चलते सीबीआई ने मांग करी साधु यादव के डीएनए की। साधु यादव से उनके सीमन सैंपल्स मांगे गए, जिसके लिए साधु यादव ने साफ ही इनकार कर दिया। अब सीबीआई चाहती तो डीएनए सैंपल या सीमन सैंपल्स बहुत आसानी से निकलवा सकती थी, लेकिन सीबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर सीबीआई ने किया क्या आखिर में? सीबीआई ने फाइनली 2003 में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। 4 साल के लंबे मामले को चलने के बाद में और इतने लंबे संघर्ष के बाद में फाइनली सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी, जिसमें सीबीआई का कहना था कि मृत्यु एक्चुअल में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही हुई थी, यानी कि पॉइजनिंग की वजह से हुई थी, जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि दोनों लोगों ने आत्महत्या कर ली। फिर सवाल ये उठता है कि हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट, जिसके अंदर शिल्पी की बॉडी से मल्टीपल लोगों के सीमन सैंपल्स प्राप्त हुए, उस रिपोर्ट का क्या? जिसके ऊपर सीबीआई ने पुष्टि करते हुए कहा कि नहीं ये सीमन सैंपल्स नहीं थे, ये तो पसीने के सैंपल्स थे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा खराब बात है और कितनी ज्यादा हास्यात्मक बात है कि हमारे देश की एक ऐसी एजेंसी जिसका काम ही निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करना है, वो ऐसी बातें कर रही है। खैर, अंततः हुआ कुछ भी नहीं, मामले को पूरा का पूरा सुसाइड बता दिया गया। अब ये मैं आपकी सोच के ऊपर रखती हूँ कि आप बताइए क्या ये मर्डर था या ये सुसाइड था। इसके बाद का भी एक इवेंट बता देती हूँ जो आपको शायद ये डिसाइड करने में मदद करे कि इस मामले में हत्या हुई थी या वाकई में शिल्पी जैन या उनके लवर ने सुसाइड किया था।
किस्सा था 2004 में शिल्पी जैन के भाई ने जब ये प्रयास किया कि क्यों ना मैं वापस सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करूं, तो उन्हें उन्हीं के घर से अगवा कर लिया गया। उन्हें 2 दिन बाद उनके घर वापस तो छोड़ दिया गया, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, दोबारा उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट या हमारे किसी भी न्यायपालिका में जाकर के इंसाफ लेने का प्रयास नहीं किया। अब आप खुद समझदार हैं ये समझने के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या वाकई में ये सुसाइड था या ये मर्डर था। फिलहाल जब हम आज मुड़ करके देखते हैं 1999 के इस किस्से की तरफ, तो हमें यही समझ में आता है कि दोनों लोगों को इंसाफ तो शायद नहीं मिला है। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसके अलावा अगर आप कोई भी और सजेशन देना चाहते हैं केसेस का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।